हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस के प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो दोस्तों, आज इंटरनेट कनेक्शन के चलते मैं आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सका, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आपकी तैयारी जो है वो चलती रहे और आपकी तैयारी में कहीं भी किसी तरह का कोई हर्डल ना हो। और चूँकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा भी एक दायित्व है कि मैं आपको हर दिन कुछ ऐसे वीडियो दूं और ऐसी मार्गदर्शन दूं ताकि आप यूपीएससी को क्लियर कर सकें। तो जैसा कि मैंने पहले से ही आपको नोटिफिकेशन डाल रखा था कि आज मैं आप लोगों को यूपीएससी और बीपीएससी, ख़ास तौर पे यूपीएससी के लिए पॉलिटी की जो तैयारी करनी है वो तैयारी कैसी करनी है, उसके लिए कौन सा चैप्टर लेनी है, उसके लिए कौन सी बुक्स होगी, इस पर डिटेल से एक चर्चा आपके साथ में करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पॉलिटी में जो समस्या है उसका समाधान आज ही हो जाए। और 15 से 20 मिनट की ये वीडियो हो सकती है, बस उसको आप सीरियसली देखेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का निदान हो पाएगा। तो पॉलिटी के लिए जैसा कि मैं पिछले सेशन में बताया था कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक जो है सबसे अच्छी बुक्स है, लेकिन लक्ष्मीकांत में लगभग 65 से 70 चैप्टर दिए गए हैं। उसमें से केवल 12 चैप्टर ही है जहां से 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी यह कोशिश है कि वो 95% के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर की स्टडी कैसे करनी है, उस पर मैं चर्चा आपके साथ करूँगा। और यह न केवल यूपीएससी, लेकिन केवल यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने दूसरे एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस बैंक को देखा है और यूपीएससी के भी क्वेश्चंस बैंक को देखा है। इसी को देखते हुए मैंने यह तय किया है कि आपको मैं एक अच्छे से गाइड करूं ताकि आप पॉलिटी के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो सके और पॉलिटी की तैयारी आप बेटर ढंग से कर सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लक्ष्मीकांत की जो बुक्स है उस बुक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको बुक्स के साथ बताने जा रहा हूं कि आप कौन कौन सा चैप्टर देखना शुरू करेंगे जो आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 2 टिक लगाए गए हैं। जो भी 2 टिक लगाए गए हैं उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ 1 टिक लगा हुआ है उसमें आपको बी कैटेगरी में रख सकते हैं। जब एक कैटेगरी के चैप्टर आपके पूरे हो जाएंगे तब बी कैटेगरी पे आपको ध्यान देना है। तो फंडामेंटल राइट्स लक्ष्मीकांत की बुक को आप देखेंगे। सेकेंड जो है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इसको आपको करना है। थर्ड आप देखेंगे तो अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन आपको देखना है। उसके बाद आप देखेंगे प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट आपको इसमें देखना है। प्रेसिडेंट के बाद हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर को आपको लेना है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही चैप्टर को इसमें आपको लेना है। उसके बाद संसद यानी कि पार्लियामेंट ये आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत की बुक में पार्लियामेंट है, इसको 22 नंबर चैप्टर है, उसको आपको देखना है। देन फिर 26 नंबर सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है उसको आपको देखना है। उसके बाद गवर्नर यानी कि राज्यपाल 30 नंबर जो चैप्टर है उसको आपको देखना है। पंचायती राज, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए पंचायती राज पे भी खास तौर से आपको फोकस करना है। ये 38 नंबर चैप्टर है। फिर 42 नंबर चैप्टर है वो है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन में मैंने 1 टिक किया है। इसका मतलब है कि आप जब 2 टिक यानी कि एक कैटेगरी के जो चैप्टर है उसको पूरा कर लेंगे तो बी कैटेगरी के चैप्टर को आपको देखना है। उसके अलावा कोई भी दूसरे चैप्टर नहीं देखने हैं। अब हम आते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट ए कैटेगरी का है कैग से क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी कैटेगरी में है। और नीति आयोग, ये आपका टोटल का टोटल जो चैप्टर है उसको आपको ध्यान में को जारी रखना है। सो फ्रेंड्स, ये आपके चैप्टर्स हैं जिसको आपको देखना है। इसके अलावा जितने भी पीछे के चैप्टर दिए गए हैं कोई भी चैप्टर आपको नहीं स्टडी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी रणनीति सही हो। और रणनीति के साथ साथ यह भी ज़रूरी होता है कि कौन सा सिलेक्टिव होकर आप स्टडी करेंगे ताकि आपकी स्टडी सही दिशा में जाए और आप स्टडी कर सकें। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीएम बख्शी की बुक आपको देखनी है, क्योंकि वो थ्रू आउट आपको पढ़ना होता है, एक स्टोरी की तरह है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो पीएम बख्शी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और सुभाष कश्यप की बुक वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ें।
तो आप जब इसको पढ़ लेंगे तो उसको एक स्टोरी के तौर पे आप पढ़ सकते हैं। या बेयर एक्ट है जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी भी है इंग्लिश भी, तो उसको भी आप कर सकते हैं बेयर एक्ट से। तो वहाँ से आपकी स्टडी जो है आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कि अपनी स्टडी को और भी बेटर कर सकते हैं। और आपको जो आर्टिकल को याद करने की समस्या होती है कि आर्टिकल को कैसे याद किया जाए, क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम लिखते होते हैं तो कई बार आपको आर्टिकल जो है उसमें पुट करना पड़ता है और ऐसे में आपकी समस्या हो जाती है। फिर आप रुक जाते हैं, कलम आपका रुक जाता है, याद करने लगते हैं कि कौन से आर्टिकल में यह दिया गया है। तो ऐसे में आपकी समस्या का निदान करने के लिए कुछ फार्मूला मैंने बनाए हैं जो आपको मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। उस फार्मूला के आधार पे आप आगे की स्टडी अगर आप करेंगे, उसी तरह से फार्मूलेट करेंगे अपने हिसाब से, तो आप इजीली जो है आप याद कर सकते हैं। और इन फार्मूला को आप हमेशा एक पॉकेट डायरी में रखेंगे तो उससे जब भी आपको समय मिलेगा आप उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। जहाँ भी आपके स्टडी रूम है, स्टडी पे एक पूरा चार्ट बना के वहाँ भी आप उसको चिपका सकते हैं, जहाँ से आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि शुरू में जो भी आपके फार्मूला है उसको याद करने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन जब आप उसको 20 से 25 बार उसको बोलने लगते हैं, रटने लगते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे अब बहुत समय पहले मैंने पढ़ा था, अपना फार्मूला बनाया था, लेकिन आज भी मुझे ये फार्मूले जो है बिल्कुल लिप्स पे है, टंग पे है। तो ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। तो कुछ फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो फार्मूला आपकी स्टडी के लिए बहुत ही बेहतर होगा और इसी आधार से अपनी स्टडी को आप जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कैसे आप याद करेंगे, उसके क्या फार्मूला है। तो उसका फार्मूला है कि वाक सभी परलोप प्रकुफा नासी दुपवे स्पिरसा। ऐसा आपको लगेगा कि ये संस्कृत का कोई श्लोक है, बट संस्कृत के श्लोक की तरह ही है, बट आप उसको याद करेंगे तो कहीं दिक्कत है। वाक सभी परलोप प्रकुफा नासी दुपवम स्पिरसा। उसको हम डिटेल करेंगे कि किस तरह से आर्टिकल को हम आगे उसको जोड़ा गया है। उसी तरह से प्रेसिडेंट का देखेंगे तो प्रेपा नितका पयोषकम। फिर गवर्नर का देखेंगे तो गपा निका योषक। उसी तरह से अगर उपराष्ट्रपति का देखना हो तो उसरानी कानक। इसी तरह से अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का देखना है तो एसएफ्ट हनिप्ट। ये इंग्लिश का SFUDVNHNIPDN वो एंड लास्ट में जो है राइट टू एजुकेशन यानी कि आर। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है अगर आप बनाएंगे और उस फार्मूला को अपने बुक्स में जो चैप्टर जहाँ पे है वहीं पे अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। तो मैंने एक पूरे चार्ट बनाया, मदद मिलेगी। आप यह देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यह इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा देर के लिए स्थिर कर रहा हूँ इसको। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखिए कि किस तरह से मैंने उसको फार्मूला दिया है। वाक सभी परलोप प्रकुफा नासी दुपोवय स्पिरसा। तो आपने देखा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक होता है। 36 में केवल स्टेट का डिफिनीसन दिया हुआ है और कहा गया है कि जो आर्टिकल 3 में स्टेट का डिफिनीसन दिया गया है वही डिफिनीसन रहेगा। लेकिन अब एक्चुअल में स्टार्ट होता है 37 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले 37 में आपने देखा है कि आर्टिकल किस तरह से बढ़ रहा है। 37 से हम जब ले जाते हैं 51 तक का आर्टिकल, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वह वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है और उसको मैंने एक एक वर्ड हिंदी के लिए हैं ताकि आपको याद हो सके। जैसे वाक सभी मैंने आप पहले वा से याद करेंगे, बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए राज्य को कभी भी न्यायालय के अधीन लेते हुए न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इसको मानिए कि केवल राज्य के एक ड्यूटी और कर्तव्य की चर्चा इसमें की गई है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 38 यानी क का मतलब होता है कल्याण। राज्य को यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण के कार्य को करता रहेगा। उसके बाद आप जाएंगे आगे स का मतलब होता है समान कार्य समान वेतन, यानी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा 39 में की गई है। उसी तरह से 39 के क आप यह देखेंगे फ्रेंड्स की जो मैंने 4 वर्ड बनाए हैं, 4 जो इसमें वर्ड है उसमें वाक सभी लास्ट में जो भी है वो पहले वाले जो आर्टिकल है उसका जस्ट एक अमेंडमेंट के बाद जो लगा है एक्ट, उसमें क जोड़ा हुआ है। जैसे वी यानी विधिक सहायता, जो कमज़ोर हैं जो दुर्बल हैं उनको विधिक सहायता ट्रिब्यूनल द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसको बाद में अमेंड करके किया गया है, मूल संविधान में यह नहीं था।
अब हम आगे बढ़ते हैं 39 से 40 की तरफ। तो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा 40 में है। लोक कल्याण का कार्य करना, जो भी कमज़ोर हैं, वीकर सेक्शन है, उसके लिए राज्य प्रयास करेगी, उसके लिए योजनाएं बनाएगी, इसकी चर्चा 41 में की गई है। जबकि प्रसूति सहायता, जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी सहायता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए आर्टिकल जो है 42 में की गई है। 43 में देखें कुटीर उद्योग की चर्चा की गई है। अब हम, जैसा मैं बता रहा था पहले भी, कि 43 का ही एक्सटेंशन जो है 43 का क है, जो कि संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया था। और कहा गया था कि कोई भी जब इंडस्ट्रियलिस्ट में कोई कानून बनाया जाएगा तो उसमें जो भी वहाँ के लेबर होंगे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जो भी वहाँ के कर्मी होंगे। क्योंकि पहले जो एक्ट बनाए जाते थे, लेबर एक्ट, उसमें उनकी भागीदारी नहीं होती थी। उसी को सुनिश्चित करने के लिए 43 के क जोड़ा गया था। मैं आगे बढ़ता हूँ 79 दुपोवय पर। तो नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता की चर्चा 44 में है। शिक्षा का 45 में है। 45 का मतलब होता है कि राज्य का कर्तव्य है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। आपको याद होगा कि 86 संविधान संशोधन द्वारा 45 में ही 45 के क जोड़ दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होता है कि आप 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। पहले यह कर्तव्य था, अब उसको अनिवार्य बनाया गया। और इसी तरह से मौलिक कर्तव्य में भी और मौलिक अधिकार में भी इसको जोड़ा गया। अब देखते हैं 40 दुर्बल वर्गों के लिए जो व्यवस्था है वो की गई है 45 में। 46 में आप देखेंगे दुर्बल वर्गों के लिए पोषण की चर्चा 47 में की गई है। पोषाहार की व्यवस्था करनी है। राज्य का कर्तव्य है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन, पौष्टिक भोजन, ये सब तमाम चीज़ें हो इसी के तहत ICDS वगैरह चलाई जाती है। उसके बाद हम 48 की चर्चा करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि व्यय का मतलब होता है वैज्ञानिक, यानी कि वैज्ञानिक कृषि की जाए, जो पशुपालन है उसको बढ़ावा दिया जाए। इन सब की चर्चा जो है राज्य का दायित्व बताते हुए इसमें चर्चा की गई है। फिर से फ्रेंड्स, लास्ट में जो है वो वन्य जीव के बारे में है, यानी कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो 48 के क है। यानी कि जिस तरह से हम बाघ सभी में वी जो है लास्ट में है, उसी तरह भा जो लास्ट में है, उसी तरह वय का लास्ट में व है, जो कि 48 का क है। तो आप तीनों में ध्यान रखेंगे कि आगे वाले आर्टिकल में जस्ट क जोड़ देने से यह भी संविधान संशोधन बाद में लाया गया था। अब लास्ट वाला देखते हैं स्पिरसा। आधा स है, उसका मतलब होता है स्मारक, यानी राष्ट्रीय स्मारक जो भी है उसके संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय महत्व के जो इमारत है उनके संरक्षण के लिए राज्य प्रयास करती रहेगी और उसको रखना उनका कर्तव्य है। उसके बाद हम देखते हैं 49 का यह था। 50 देखते हैं पृथकीकरण, यानी कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच पृथकीकरण। राज्य यह कोशिश करेगा कि हमेशा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच जो है एक बैलेंस बना रहे। इसकी चर्चा जो है वो 50 आर्टिकल में की गई है। और लास्ट में 51 यानी कि मैंने जोड़ा है शांति। अंतर्राष्ट्रीय सांधि समझौतों का सम्मान करेगा और किसी भी ऐसी स्थिति जो पैदा होती है वर्ल्ड में, उसके अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार यानी कि राज्य जो है प्रयास करती रहेगी। तो आपने देखा होगा कि फ्रेंड, ये वाक सभी परलोप प्रकुभा नासी दुपवय स्पिरसा में दो चीज़ें आती है। एक तो आप सीक्वेंस वाइज जो है आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप इसमें देख रहे हैं कि केवल एक ही सेंटेंस में आपका राज्य के नीति तत्व जो है पूरा हो जाता है। इसको आप बिल्कुल मोबाइल से स्नैप्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने स्टडी में शामिल कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम में उसको चिपका सकते हैं। तो हम देखते हैं यह बहुत ही अच्छा फार्मूला है। उसी तरह से हम प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट में मैंने बताया है प्रेपा नितका पयोसकम, यानी कि 52 आर्टिकल में प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है। उसी तरीके से 53 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी चर्चा, यानी पा। नी का मतलब नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होती है उसके बारे में बताई गई है 54 में। उसी तरह से 55 में जो तरीका है यानी कि उसके जो मैनर्स हैं उसके बारे में, एकल संक्रमण मत पद्धति की जो प्रणाली है उसके तहत की जाती है 55 में। और 56 में उनके टेन्योर यानी कार्यकाल के बारे में, 5 ईयर्स का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया। पुयोस्कम, अब देखते हैं पुयोस्कम में, यानी कि री इलेक्शन पुनः नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की हो सकती है इलेक्शन के माध्यम से, यह 57 में है। 58 में देखेंगे योग्यता, यानी कि
राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसकी चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। स का मतलब होता है शर्तें यानी कंडीशंस की चर्चा जो है 59 में है, और 60 में कसम है यानी ओथ है। संविधान में कहीं भी कसम की चर्चा नहीं है, केवल ओथ की चर्चा है और शपथ की चर्चा है। लेकिन याद करने के हिसाब से मैंने क डाला है, ताकि चूँकि स से शर्तें है और स से शपथ यानी 2 बार स अगर तलव्य से आता है तो याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए क मैंने कसम से मैंने याद किया है। लेकिन आप जब भी इसको नोट डाउन कर मेंस में लिखेंगे तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप हमेशा शपथ वर्ड का यूज करेंगे, इंग्लिश में ओथ वर्ड का यूज करेंगे। और लास्ट में 61 जो आर्टिकल है उसमें महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट चलाने की जो प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा की गई। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति में जो है प्रेपानित का पयोस्कम, बस इतने में ही आपकी मेंस के लिए भी या पीटी के लिए पूरी की पूरी चीज़ें जो है इसमें शामिल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप दूसरे भी जो चैप्टर है उसमें तैयारी कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं इस तरह से फार्मूला। आप जाते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में 63 से 69 तक संविधान में चर्चा की गई है। तो देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट में उस रानी कानक, याद करने का बहुत ही आसान तरीका, उसकी रानी कानक है यानी कि अंधी है या कि ठीक से आँख से नहीं दिख रहा है, तो इसको तरह से उस रानी कानक। तो ऊ का मतलब होता है 63 आर्टिकल में देखेंगे, आर्टिकल अपने आप बढ़ते जाता है, हर वर्ड के बाद एक आर्टिकल बढ़ता जाता है, उस रानी कानक। तो 63 से देखें 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, और नीचे जो है ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की चर्चा 63 में। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो होता है, तो वो जो है सो 64 में। राष्ट्रपति के रूप में भी वो कार्य करता है, 65 में दी गई है। जब किसी तरह का कंटीजेंसी होती है या ज़रूरत होती है, राष्ट्रपति नहीं होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है कोई भी रीजन से, तो उस कार्य को भी 65 आर्टिकल के तहत वह काम को करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति यानी इलेक्शन के बारे में 66 में बताया गया है। उसी तरह से उनके टेन्यूर यानी कार्यकाल के बारे में 67 में बताया गया है, और 67 में उनकी नसत अन्य जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया, और 69 में ओथ की चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स ये उपराष्ट्रपति है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि गवर्नर की जो है इम्पोर्टेंट है, गवर्नर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गवर्नर में भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गवर्नर में मैंने बनाया है गपा निकायोसक आठवीं। तो 153 से आर्टिकल 162 तक राज्यपाल की चर्चा भारतीय संविधान में है। गपा निकायोसक आठवीं, बस इतना याद रखेंगे, गवर्नर का आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाती है आर्टिकल के साथ, जो कि मेंस में भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ग का मतलब गवर्नर होता है, राज्यपाल की चर्चा 153 आर्टिकल में की गई। उसके पावर की चर्चा, एक्जीक्यूटिव पावर की चर्चा 54 में की गई है, 154 में। 155 में उसकी अपॉइंटमेंट की चर्चा की गई है, कैसे उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। टेन्यूर के बारे में उसकी यानी कि उसके कार्यकाल के बारे में 156 में चर्चा की गई है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 157 में चर्चा की गई है। उसी तरह से कंडीशंस यानी कि शर्तें वो 158 में चर्चा की गई है। 159 में फिर से मैंने कहा कि चूँकि राष्ट्रपति में मैंने कसम यूज किया था, यहाँ भी उनके ओथ के बारे में चर्चा की गई है। कसम को कसम न समझे, उसको हमेशा याद रखें कि शपथ के बारे में बताया गया है। और आ का मतलब आपातकाल स्थिति में गवर्नर को जो कंटीजेंसी पोजीशन में जो पावर्स दिए गए हैं उसको एक्सरसाइज करता है, वो आर्टिकल 160 में चर्चा की गई है। 161 में जिस तरह से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ हैं उसी तरीके से गवर्नर को भी है। तो 161 में गवर्नर के राज्यपाल के क्षमादान के बारे में चर्चा की गई है। और 162 में विस्तार है यानी कि एक्सटेंशन ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर की चर्चा जो है वो 162 में की गई है। उसका विस्तार है कि किस तरह से गवर्नर को भी अपने पावर्स जो है आगे यूटिलाइज कर। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने कुछ फार्मूला द्वारा आपको बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से अपनी आप फार्मूला बना के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ऐसे ही फार्मूला अगर आप बनाते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करेंगे तो एक दूसरे को बोलने से ज़्यादा याद होता है। ऐसे पॉलिटी में मेरे पास सैकड़ों फार्मूला है जो मैं आपको बारी बारी से आगे बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में जाए और आपको मार्गदर्शन में सही तरीके से कर सकूं। आगे फिर दूसरे सब्जेक्ट को लेके मैं आऊँगा जब सब्जेक्ट की बारी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में सिलेबस पे बताया चर्चा किया था और सिलेबस पे भी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे सब्जेक्ट को लूँगा और जब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो एक एक चैप्टर को मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आपको, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे हो, बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे।
सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, खूब जम के तैयारी करें।